हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी प्रवक्ता एलटी के अंतर्गत ये विशेष क्लास की। और यहाँ पर दोस्तों आज हमारी क्लास जो है 56 से आगे को चलेगी क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहली क्लास में हमने 55 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और बहुत बेहतरीन वो क्लास रही थी। उस पर आपका रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो आप ज़रूर, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही आज की क्लास के अंतर्गत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न का कलेक्शन है, तो बिना स्किप किए पूरी क्लास ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही हिंदी की प्रैक्टिस सेट के हमारे मेंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन सेक्शन में जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हमारे 55 तक की क्लासेस प्रीवियस क्लास में आ चुकी हैं क्वेश्चंस। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। स्थापना और तर्क पर आधारित 5-6 क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। तो ज़रूर इनको सॉल्व कीजिएगा, लगातार नोट्स बनाते रहिएगा। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एग्जर्सन एक साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है, ये स्थापना है। और उसके बाद इसका जो तर्क है वो आर है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये इसमें ए और आर कौन सही है कौन नहीं है, तो एग्जर्सन और रीजन में आपने क्या करना है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है दोनों के दोनों, और उनको जो है फिर देखना है कि क्या सत्यता है और क्या आर जो है ए की का सही व्याख्या करता है नहीं करता है, इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो है साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत कहा गया है। और अगर ये गलत है दोस्तों, क्योंकि साहित्य में सिर्फ मन की अभिव्यक्ति होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है ना। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ए और आर दोनों क्या हैं, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्थापना एग्जर्सन यानी कि जो एग्जर्सन है ए विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। इसका जो तर्क दिया गया है दोस्तों वो है आपका, क्योंकि समता से विकास असंभव है। तो यहाँ पर जो एग्जर्सन और रीजन है दोस्तों, तो इसको समझना है अच्छे तरीके से। तो ये कहता है कि विषमता और दुख दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विषमता आती रहती हैं और साथ ही दुख और सुख जो है ये जो है विकास का मूल आधार होता ही होता है। बिल्कुल सही है ये। तो ए तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम तर्क की बात करें, क्योंकि समता से विकास असंभव है, तो ये विषमता और समता की बात कही गई है। तो समता से विकास असंभव है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका ए तो सही है बट आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको बहुत डीप स्टडी आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। हम यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपने एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एग्जर्सन जो दिया गया है, स्थापना दिया गया है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। और इसका जो रीजन दिया गया है, तर्क दिया गया है, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। तो यहाँ पर एग्जर्सन और रीजन आपको दोनों पता चल गए। तो अगर हम इसके डीप स्टडी करें तो कला जो है सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो अनुपयोगिता है उसके विरुद्ध अपने को प्रस्तुत करना ही कला कहलाता है, ये बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। और अगर हम इसके रीजन की बात करें, तर्क की बात करें, क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है, तो एक कलाकार जो है अपने सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है, बिल्कुल सही है। तो ये भी दोनों सही है। तो इसके आधार पर देखें तो ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एग्जर्सन है सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि सौंदर्य जो होता है दोस्तों अपने अंदर की बात होती है। ठीक है। उसके अलावा तर्क की बात करें, कारण की सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती। देखिए, सौंदर्य की सत्ता जो है मन के बाहर भी होती है, लेकिन
अगर किसी व्यक्तित्व के सौंदर्य की बात करें तो वो अंदर अपने मन के विचार, भाव और इनकी अनुभूति है। मेन चीज़ ये है सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य अलग होता है, बट जो है बाहर सौंदर्य नहीं है हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अंदर की सौंदर्य होती है, बट नहीं होती है वाली बात गलत है। तो इस आधार पर इसका ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्सर्शन और रीजन का। नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है, और क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अगर हम नारीवाद की बात करें कि नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। अगर पुरुष सत्ता प्रधान हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में नारीवाद नहीं चल पाएगा। तो नारीवाद का उद्देश्य ही क्या है? पुरुष सत्ता का निषेध करना है। तो ये तो बिल्कुल सही है। बट क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। नारीवाद का उद्देश्य ये नहीं कि पुरुष सत्ता का ही निषेध करना नहीं है, अन्य चीज़ों में भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, अपने आप को प्रस्तुत करना, हर जगह अपनी उपयोगिता साबित करना, ये नारीवाद का मुख्य उद्देश्य होता है, ना कि पुरुष का निषेध करना ही हर जगह पर होता है। तो इसलिए ये रीजन इसका गलत है, बट ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थापना है, एग्जर्सन है। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट विकाय। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट विकाय। ये जो है एग्जर्सन है, और साथ में इसका रीजन है क्योंकि प्रेम दो कौड़ी का होता है। अब देखिए यहाँ पर शब्दावली से ही पता चल रहा होगा आपको कि कौन सही है कौन गलत है। तो अगर हम बात करें प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल सही आंसर है। बट प्रेम दो कौड़ी का होता है, ये तो बिल्कुल अशुद्ध है दोस्तों, अपने आप ही आपको देख के लग रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एग्जर्सन है। स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान है, और इसका जो तर्क दिया गया है क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। तो अगर हम इसका एक्सर्सन और रीजन की बात करें, तो यहाँ पर स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है, ये दिया गया है। और क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, तो इसमें अगर समझें तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्थायी साहित्य क्या है? जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। बिल्कुल सही है, क्योंकि साहित्य के साथ जीवन जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका जो रीजन दिया गया है दोस्तों, क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन के तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। संबंध है, क्योंकि लोक जीवन पर ही आधारित जो है साहित्य तैयार होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एग्जर्सन है। लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है, और इसका जो रीजन है, इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोक धर्मी होना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आवश्यक नहीं है कह दिया तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप नहीं को हटा के देखें तो वास्तविकता ये है कि इसका होना आवश्यक है। और ए देखें, लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। भाई अगर हम किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य को करने में अगर हम हृदय से लीन हैं, मतलब तो पूरे तन मन से लगते हैं, तो उसी को रस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वो आनंद विभोर हो जाता है व्यक्ति। तो बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है, लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जर्सन है। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तो भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु युग का बहुत विशेष रोल है। इसके अलावा क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भाव बोध का नितांत अभाव। अब यहाँ अभाव अगर वर्ड आ गया दोस्तों तो समझ लीजिए ये गलत हो रहा है, क्योंकि भारतेंदु युग जो है मध्यकालीन भाव बोध को कराने वाला था। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन यहाँ पर अभाव लिखा गया है तो इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही, लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एग्जर्सन है।
रस ब्रह्म स्वाद सहोदर हैं। और उसके अलावा जो इसका तर्क दिया गया रीजन, क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जेशन और रीजन की बात करें, तो एग्जेशन है रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है, और रस क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो इसमें हम बात करें तो ए तो बिल्कुल सही है और आर बिल्कुल गलत है। ठीक है, आर गलत है क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है, कह रही। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सम्मिलित कीजिए। तो अगर हम बालकृष्ण नवीन शर्मा की बात करें तो इनकी जो काव्य संग्रह है वह है हम बिस पाई जन्म के। हम बिस पाई जन्म के, ये इनके काव्य संग्रह का सही रूप है। ठीक है, हम बिस पाई जन्म के। अगला है दोस्तों राम नरेश। राम नरेश त्रिपाठी का कौन सा है? पथिक है। उसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो यह है हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की है। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी की जो रचना है वह है दोस्तों भैरवी। कौन सी है? भैरवी जो है सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनता है, क्योंकि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का पांचवा। ठीक है, तो इस आधार पर इसका सही आंसर बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप मिलान दोबारा देख सकते हैं। पहले का तीसरा, ठीक है, सॉरी पहले का चौथा, उसके अलावा आपका दूसरे का तीसरा, ठीक है, उसके बाद आपका है तीसरे का सी का हिम तरंगिणी, और उसके बाद सोहनलाल द्विवेदी का भैरवी। ठीक है दोस्तों, ये भैरवी जो है रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो संपादित पत्रिकाओं को हम सम्मिलित करेंगे। तो अगर बात करें, इसमें जो दिए गए हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और बालकृष्ण भट्ट। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनको हमने आदन कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, कवि वचन सुधा और पीयूष प्रवाह, इनसे सम्मिलित करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो रचना है दोस्तों वह है कवि वचन सुधा। ठीक है, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, नोट करते रहिएगा। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की अगर हम बात करें तो दोस्तों वह है पीयूष प्रवाह। ठीक है, पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास की है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचना है दोस्तों वह है आनंद कादम्बरी। ठीक है, प्रेमघन की है आदम्ब कादम्बिनी। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह है हिंदी प्रदीप। कौन सी है? हिंदी प्रदीप किसकी है? ये बालकृष्ण भट्ट की है। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।